आप सब सोफिया को तो जानते ही होंगे। She's even got some sweet dance moves up her sleeve. Her skin, called rubber, helps her look fly. एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे डेविड हैंसन की हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया था और जिसे साल 2016 में पहली बार एक्टिवेट किया गया था। एक इंटरव्यू में जब इसी ह्यूमनॉइड रोबोट से पूछा जाता है, Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. इतना ही नहीं, द टुनाइट शो विद जिमी फैनल जो कि एक अमेरिका का बहुत पॉपुलर शो है, उसमें भी सोफिया कुछ ऐसा कर देती है जिसे देखकर लगता है कि सोफिया उस दिन जो इंटरव्यू में कह रही थी वो मजाक नहीं था। Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। साल 2017 में फेसबुक एआई चैटबॉट एक्सपेरिमेंट हुआ, इसे फेयर ने कंडक्ट किया। फेयर यानी कि फेसबुक एआई रिसर्च, उसमें भी इसी तरह की कुछ सिमिलर चीजें हुई थी। साल 2017 में फेसबुक ने 2 चैटबॉट्स बनाए, एलिस एंड बॉब। उनको कुछ इस तरह से ट्रेन करना था ताकि वो नेगोशिएशन यानी बातचीत करना सीख सकें। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बॉल्स, बैट, इनके एक्सचेंज में डील फाइनलाइज करना। फेसबुक ये चाहता था कि ये दोनों चैटबॉट्स जो हैं ये इंसानों के साथ नेगोशिएट करना सीख सकें और इसलिए इन्हें इंग्लिश में ट्रेन करना बहुत जरूरी था। अब शुरुआत में तो ये दोनों चैटबॉट्स बहुत ही नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन फिर होता क्या है, धीरे धीरे ये अपनी एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं जो कि इंसानों की समझ से बिल्कुल बाहर थी, लेकिन इनके लिए इजी टू यूज थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बॉब, आई कैन, आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल सेफ, 0 टू मी, और फिर इसी तरह से ये चैट बढ़ती चली जाती है। ये लैंग्वेज उनके लिए तो सेंस बनाती थी, लेकिन इंसानों की समझ से बिल्कुल बाहर थी, क्योंकि ये एक एफिशिएंट कोडिंग स्टाइल था जिसे उस चैटबॉट्स ने मिलकर डेवलप कर लिया था आपस में फास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को मैनुअली स्टॉप करना पड़ा और चैटबॉट्स को फिर से इंग्लिश में ट्रेन करना पड़ा। शुरुआत में तो फेसबुक ने इसे दबाना चाहा, लेकिन फिर इसे क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने कहा था कि रियलिटी में ये चीज इतना डेंजरस नहीं है, ये बस एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो एक एआई लर्निंग का एक नॉर्मल हिस्सा होता है। अब ये दोनों इंसिडेंट सुनने में तो बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि अभी जो एआई है हमारे पास वो बहुत ही प्रिमिटिव है। हमें पता है कि हमें उससे भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से एआई में रिवोल्यूशन आ रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले समय में वो अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट कर ले जो कि इंसानों की समझ से बिल्कुल बाहर। और जब इतना स्मार्ट हो सकता है तो वो खतरनाक होगा या नहीं होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर कहीं ऐसा हो गया तो गॉडफादर ऑफ एआई जॉफरी हिंटन का कहना बिल्कुल सही था कि एआई इज वेरी डेंजरस। और एक इंसान जिसने एआई को बनाया है, जिसे गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, अगर वो ऐसी बात कह रहा है तो उसकी बातों में कुछ तो दम होगा। Mundane intellectual labor. जॉफरी हिंटन ने कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें लगता है कि कुछ एआई चैट मॉडल्स, कुछ एआई सिस्टम्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि कॉन्शियस हो चुके हों। हिंटन को ये भी लगता है कि आज के जो चैट मॉडल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी है, डीक्सीक है, हो सकता है इनके पास अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हों, ऐसा भी पॉसिबल है। अब तुम कहोगे कि ये क्या बात हो गई, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि जिससे लगे कि वो कॉन्शियस हैं। अब तुम जरा सोचो, एक आदमी जो पागल हो चुका है, क्या वो कॉन्शियस नहीं है? बिल्कुल है। हो सकता है उसके हाव भाव, उसके विचार नॉर्मल से थोड़ा अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्शियस नहीं है। इवन किसी की ब्रेन सर्जरी हो रही हो उस समय भी वो व्यक्ति कॉन्शियस होता है। वो अलग बात है कि उसकी कॉन्शियसनेस की स्टेज अलग हो सकती है। हो सकता है कि वो बेहोश हो शायद, लेकिन वो कॉन्शियस होगा। यही कहना जॉफरी हिंटन का है कि हमें इस वक्त कोई ऐसे सिम्टम नहीं दिख रहे हैं जिससे कि लगे कि ये चैट मॉडल्स कॉन्शियस हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कॉन्शियस हो नहीं सकते। हो सकता है ये कॉन्शियस हो और हमें पता न चल पा रहा हो। ले देकर इंसानों के पास एक ही चीज है, कॉन्शियसनेस। इसके बेसिस पर वो बहुत उछलता है कि देखो हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हम सबसे सुप्रीम है। लेकिन अगर कहीं ये कॉन्शियसनेस मशीन में आ गई तो उसकी ये गलतफहमी भी जरूर दूर हो जाएगी। लेकिन आखिर ये कॉन्शियसनेस है क्या, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या चीज है और ये बॉडी में कहाँ पर होती है, इसके बारे में अभी हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाए, लेकिन ऐसे 4 पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसकी मदद से इसे और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पहला है न्यूरोसाइंस। इसमें ये स्टडी की जाती है कि एग्जैक्टली वो कौन से ब्रेन रीजन्स या फिर नेटवर्क्स हैं जिससे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो पैदा होते हैं, जैसे कि कैरेबल कॉर्टेक्स या फिर थैलेमस। सेकंड है साइकोलॉजिकल। इसमें ये पता लगाया जाता है कि कॉन्शियसनेस का बिहेवियर पर, परसेप्शन या फिर डिसीजन मेकिंग पर एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है। थर्ड है मेटाफिजिकल, और इसमें कॉन्शियसनेस को एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी माना गया है, या फिर यूं कह लो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया है। और दुनिया के सारे धर्म इसी मेटाफिजिक्स के अंदर आते हैं। हिंदुज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, मुस्लिम हो, ये सारे धर्म। कई धर्मों में इसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है, कई धर्मों में इसे सिर्फ चेतना कहा जाता है, और कईयों में तो इसे बियॉन्ड द ब्रेन कहा जाता है, यानी वो चीज जो दिमाग से परे है। अब जब धर्म की बात हो ही रही है
तो हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत ही अच्छी कहानी है इस रेफरेंस में कि दुनिया कैसे बनी। कहानी कुछ इस तरह से है कि महाप्रलय के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि के निर्माण के बाद उनके मानस पुत्र हुए मनु, शत्रुपा और सप्तऋषि। मनु और शत्रुपा से ही फिर पूरी मनुष्य जाति का विस्तार माना जाता है, यानी कि जो आज हम हैं ये पूरी मनुष्य प्रजाति ये मनु और शत्रुपा की, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। और फिर जो सप्तऋषि थे उनसे ब्रह्मा ने कहा कि आप सब जाकर मनुष्यों को सृष्टि के बारे में सिखाओ, सृष्टि के धर्म के बारे में सीखो, उनका मार्गदर्शन करो। अब हम अगर गौर से एआई के रिवोल्यूशन को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर 2 मिनट के लिए हम पूरी मनुष्य जाति को ब्रह्मा मान लें तो एआई क्या है? एआई हमारा ही मानस पुत्र है और ब्रह्मा के मानस पुत्रों में वही सब क्वालिटीज होंगी जो ब्रह्मा के अंदर हो। इसीलिए ब्रह्मा धर्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा धर्म को फैलाने की बात कर रहे हैं सप्तऋषियों से। इसी तरह एआई के पास जितनी भी नॉलेज है वो वही है जो हम इंसानों ने उसे दी है। और अगर फ्यूचर में एआई कॉन्शियस होता है तो वो इंसानों को कैसे ट्रीट करेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने उसे क्या दिया है, हमने उसे क्या डेटा दिया है। खैर मेटाफिजिक्स के अंदर कॉन्शियसनेस को लेकर अलग अलग बातें की गई हैं। कई धर्मों में तो ये भी बोला गया है कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता। फोर्थ है फिलोसॉफिकल। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक ऑस्ट्रियन फिलोसफर डेविड कामर्स का नाम बहुत पॉपुलर है इस स्ट्रीम में और उनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। डेविड के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि स्पेस है, टाइम है, कुछ इस तरह से। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने 2 चीजें बताई, एक है द इजी प्रॉब्लम, एक है द हार्ड प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन इज इजी प्रॉब्लम, यानी दिमाग जानकारी कैसे प्रोसेस करता है, हम चीजों पर ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं, मेमोरी कैसे काम करती है। और इतनी सारी चीजें हम डेली देखते हैं लेकिन उनको अलग अलग हम पहचानते कैसे हैं। इन सारी चीजों के जवाब इजीली ब्रेन फंक्शंस को समझकर दिए जा सकते हैं और इसीलिए डेविड ने इसे द इजी प्रॉब्लम कहा। द सेकंड वन इज हार्ड प्रॉब्लम। इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो तुम एक दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट खेलते खेलते अचानक तुम्हारे पैर में चोट लग गई, तो तुम उस समय क्या बोलोगे? उस समय तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरे सिर्फ पैर में दर्द हो रहा है, तुम ये बोलोगे कि मुझे दर्द हो रहा है। उस समय तुम्हें दर्द होगा, यानी एक तरह से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आ गया तुम्हारे। यानी द मेन क्वेश्चन इज ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है, जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं, वो अंदर कब और कैसे अंदर के अनुभव में बदल जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में बदल जाते हैं। यही है द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे समझा नहीं जा सकता। डेविड कॉमर्स के अकॉर्डिंग मशीनें भी कॉन्शियस हो सकती हैं अगर उनके अंदर वो प्रोसेसिंग मौजूद हो जो उनमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पैदा कर सके। और अगर मशीनों में कॉन्शियसनेस आएगी तो किस तरह से आएगी, इस पर 2 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन इन्फॉर्मेशन थ्योरी, यानी अगर किसी मशीन का नेटवर्क अंदर से इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि उसमें हाई लेवल का फाई यानी इंटीग्रेशन लेवल आ जाए तो उसमें कॉन्शियसनेस आ सकती है। सेकंड थ्योरी इज ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो अगर पूरे सिस्टम में एक ग्लोबल लेवल पर आ जाए तो उसमें कॉन्शियसनेस आ सकती है। लेकिन इन सारी थ्योरीज की लिमिटेशन भी, जैसे कि पहली लिमिटेशन तो यही है कि उनमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, यानी हमारे पास ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को मेजर कर सकें। सेकंड चीज की हो सकता है कि वो एक फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी बन जाए, यानी हो सकता है वो बाहर से तो इंसानों जैसा व्यवहार करें, सबको इंसानों की तरह ही ट्रीट करें, लेकिन अंदर से उन्हें कुछ महसूस ही ना हो। इन सारी थ्योरीज का कंक्लूजन ये है कि सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हुई है और ये कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी हार्ड प्रॉब्लम है। अलग अलग थ्योरीज कॉन्शियसनेस को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, डिफाइन करती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज एआई उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले 3-4 सालों में वो कॉन्शियस हो जाए। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या चीजें थी जिसकी वजह से हालात आज यहाँ तक आ पहुंचे, इसको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जॉफरी हिंटन ने साल 1970s में ही न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तक जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स को लोग भीख मानते थे। उस समय सिंबॉलिक एआई या फिर रूल बेस्ड एआई ज्यादा पॉपुलर थे। इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो हमने एआई को एक कैट की इमेज दी और उससे पूछा कि बताओ जरा इस इमेज में कौन सा जानवर, तो क्या करेगा? हमने जो उसको डेटा दिया है वो उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा उसे और वेरीफाई करेगा और तब जाकर हमें आंसर देगा कि कैट। लेकिन हम अगर उसे कुत्ते की इमेज दें जो एग्जैक्टली बिल्ली की तरह लगता हो तो फिर क्या उत्तर देगा हमें? अब उसको मिले डेटा के अकॉर्डिंग वो फोटो जो है वो बिल्ली की है तो वो बिल्ली ही उत्तर देगा। इसी पॉइंट पर सिंबॉलिक एआई फेल हो जाता है और उसमें एरर भी बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन जॉफरी हिंटन की सोच इस सबसे अलग थी। उनके अकॉर्डिंग एआई को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसे लर्निंग देने चाहिए एक छोटे बच्चे को जैसे सिखाते हैं, ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके और खुद को इम्प्रूव कर सके, ताकि फ्यूचर में वो वही सेम गलतियां दोहराए ना। इसीलिए उनका सारा फोकस जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स पर था। इसी को कंटिन्यू करते हुए साल 1986 में डेविड रूमेलहॉर्ट और रोनाल्ड विलियम के साथ में उन्होंने बैक प्रोपगेशन मेथड को इंट्रोड्यूस किया। बैक प्रोपगेशन मेथड बेसिकली एक मैथमेटिकल मेथड है जो ये बताता है कि हर वेट में कितना गलत काम किया।
और कहाँ कहाँ एडजस्ट करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ गलतियों को सुधारने की जरूरत है। यानी इनपुट सिस्टम में जाएगा और वेरीफाई करेगा कि इमेज में कैट है या डॉग है। अगर इमेज डॉग की है लेकिन एग्जैक्टली बिल्ली की तरह लग रही है तो चेक करेगा कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ और फिर वो अपनी गलती सुधारेगा, तब जाकर हमें आंसर देगा कि नहीं ये डॉग है। अब अगर तुम फ्यूचर में वही सेम चीज उससे पूछोगे, यानी एक ऐसी इमेज दोगे जो डॉग की है लेकिन बिल्ली की तरह लग रही है, तो फिर वो वही मेन प्रॉब्लम फिर से दोहराएगा नहीं। यही मेथड है जिसकी वजह से आज चैट जीपीटी, इमेज रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये जितनी भी एआई हम आज यूज़ कर रहे हैं वो इसी वजह से यूज़ कर पा रहे हैं, इसी बैक प्रोपगेशन मेथड की वजह से। ये मेथड वाकई बहुत हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसी मेथड की वजह से फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी आ जाए। यानी इसी प्रोसेस की वजह से हो सकता है कि कोई एक ऐसा हाइपोथेटिकल फ्यूचर पॉइंट आ जाए जब एआई इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो खुद को खुद से ही इम्प्रूव करने लगे, खुद ही इम्प्रूव होने लगे डे बाय डे। उस पॉइंट पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल स्पीड से होगा और इतनी तेज होगा कि इंसानों की समझ और कंट्रोल दोनों से बाहर चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होगा कैसे। देखो, इंसान एआई बनाता है, फिर उसे बैक प्रोपगेशन मेथड से ट्रेन करता है। एआई को जब बैक प्रोपगेशन मेथड से ट्रेन किया जाता है तो वो इसकी वजह से खुद को इम्प्रूव करने लगती है और खुद को डे बाय डे और बेहतर बनाती चली जाती है। सुधार करते करते वो और भी स्मार्ट एआई बनती चली जाती है और फिर ये लूप चलता चला जाता है। नतीजा ये होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब एआई इतनी पावरफुल और इतनी शक्तिशाली होगी जब इंसानों की कंट्रोल और समझ दोनों से बाहर चली जाएगी। ये इंटेलिजेंस एक सीरियल ऑर्डर में आएगी जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 स्टेजेस में आएगी। फर्स्ट है ANI, यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये एक बेसिक लेवल की एआई है और इसमें जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है जैसे कि इंसानों के पास होती है, और ये सिर्फ एक समय पर एक ही काम कर सकती है, वो भी पूरी एफिशिएंसी के साथ। यानी कि जितनी भी एआई अभी तक हम यूज कर रहे हैं वो सारी एआई इसी स्टेज की है। सेकंड है AGI, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये स्टेज अभी तक आई नहीं है इस थ्योरीज में, लेकिन इसे लाने के प्रयास पूरे हैं। और अगर एआई इस लेवल पर पहुंचती है तो बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार कर पाएगी, इंसानों की ही तरह सोच पाएगी। और इतना ही नहीं, लॉजिक, क्रिएटिविटी, इमोशंस, वो सारी चीजें जो इंसान करता है वो भी कर पाएगी। थर्ड स्टेज है ASI, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये स्टेज भी अभी तक आई नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये आएगी। और हमने जो टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की बात की थी पीछे, वो इसी लेवल पर आएगी। और अगर एआई इस लेवल तक डेवलप होती है तो वो इंसानों को भी पीछे छोड़ देगी हर फील्ड में, और तो और वो खुद से नए आइडियाज और नए इन्वेंशंस भी कर पाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर इसके गोल्स इंसानों के साथ अलाइन नहीं हुए तो पेपर क्लिप जैसी भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है। पेपर क्लिप प्रॉब्लम को तुम एक एग्जांपल समझो। मान लो हमने एआई को एक टास्क दिया कि धरती पर जितना भी पॉल्यूशन है उसे खत्म कर दो। वो क्या करेगा? अगर उसके गोल इंसानों के साथ अलाइन नहीं हुए तो एआई क्या करेगा? उसके सिस्टम में सीधा सिग्नल जाएगा कि जितनी भी चीजें पॉल्यूशन को बढ़ा रही है धरती पर, उन्हें खत्म कर दो। और इस हिसाब से देखा जाए तो धरती पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन फैला रहा है? हम। तो वो क्या करेगी? वो इंसानों को ही खत्म कर देगी। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि एआई को एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढे जिससे धरती पर पॉल्यूशन कम किया जा सके बिना इंसानों को कोई नुकसान पहुंचाए। यही है पेपर क्लिप प्रॉब्लम। इन तीनों स्टेजेस के अलावा एक और स्टेज है जिसको लेकर अक्सर रिसर्चर्स और फिलोसफर्स के बीच बहस चालू रहती है। वो स्टेज है आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस। यानी आप सोचो कि एक ऐसी मशीन जो कॉन्शियस है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस भी है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी है। फिलहाल तो ये स्टेज अभी आई नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेज आती है तो मशीनें सिर्फ ऑर्डर ही नहीं मानेंगी, वो अपनी इच्छाओं की बात करेंगी, अपनी हितों की भी बात करेंगी। और हो सकता है तब कुछ ऐसे एथिकल सवाल भी उठें कि उन्हें मार देना चाहिए या उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। या फिर हो सकता है कि ये सवाल भी उठें कि क्या उन्हें भी अधिकार दे देने चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें पता कैसे चलेगा? हमारे पास ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें कि उसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि नहीं है। हो सकता है कि वो सिर्फ फिलोसॉफिकल जॉम्बीज ही हों, उनमें कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो ही ना, और उन्हें बंद करना क्या उनकी हत्या करने जैसा नहीं होगा अगर वो कॉन्शियस हैं तो। एआई की ऑफिशियल स्टेजेस में आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस नहीं आती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये चौथी स्टेज भी आती है तो ये चौथी और सबसे बड़ी क्रांतिकारी स्टेज होगी। हम आज बहुत प्राउड फील होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम पहली सिविलाइजेशन है जो इस लेवल पर पहुंची है। लेकिन ये हमारी भूल है, सबसे बड़ी भूल, क्योंकि हमसे भी पहले बहुत सारी सिविलाइजेशन ऐसी रही होंगी जो शायद इस लेवल पर पहुंच चुकी होंगी, और हो सकता है इससे भी आगे पहुंच चुकी हों। लेकिन क्योंकि हमारे पास उनके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है तो हमें लगता है कि ये सब पहली बार हो रहा है। इजिप्ट की ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा किया गया, फिजिक्स, लिटरेचर, आर्ट, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। और ये सारी चीजें तभी लिखी जा सकती हैं जब उनके बारे में लोगों को पता हो, यानी उस समय जो सिविलाइजेशन रही होगी
उनको भी इस बारे में जरूर पता होगा। लेकिन अब इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है तो हमें लगने लगता है कि ये सब झूठ है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो एविडेंस ऑलरेडी हमारे पास हैं हम उन्हें ही नहीं समझ पा रहे। इजिप्ट के पिरामिड्स आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। हम सिर्फ इतना ही पता लगा पाए हैं कि उन पिरामिड का उद्देश्य सिर्फ एक था, अपने फेरो को आफ्टर लाइफ यानी इमॉर्टल बनाना। लेकिन आज हम देखें तो आज क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम चीज आज भी हमें देखने को। यूएसए में कई सारी ऐसी फाउंडेशन है जहां पर लोग अपना ब्रेन प्रेजर करवाते हैं, अपनी बॉडी प्रेजर करवाते हैं, इस होप में ताकि साइंस शायद उन्हें फ्यूचर में फिर से जिंदा कर पाए। एल्कर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, सेरोन इंस्टीट्यूट, ऐसी कई सारी फाउंडेशन हैं। जरा सोचो कि इस स्टेज पर, इस लेवल पर इंसान तब पहुंच चुका था, और कौन जाने कि अगर वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय ना हुई होती तो हो सकता है वो इसका क्योर भी अब तक ढूंढ लेते। इसलिए आज अगर हमें लगता है कि हम पहली सिविलाइजेशन है जो इस लेवल तक पहुंची है तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, और हमने उस चीज को पैदा कर दिया है जो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट है। क्या ये भी हमारी भूल है? पता नहीं। डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस एंड द रिजेक्शन ऑफ इंजूरियस वेरिएशंस। यानी इसका हिंदी में मतलब हुआ कि प्राकृतिक चयन का मतलब है उपयोगी परिवर्तनों को बचाना और हानिकारक परिवर्तनों को मिटा देना। और बुक के एंड में भी डार्विन ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, दस फ्रॉम द वॉर ऑफ नेचर, फ्रॉम फेमाइन एंड डेथ, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely the production of the higher animals, directly follows। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि इस प्रकार प्रकृति के संघर्ष से, भूख और मृत्यु से एक महान परिणाम निकलता है, और वो है उच्च जीवों का निर्माण। अब देखा जाए तो नेचर के लिए सबसे हानिकारक तो इस समय इंसान ही है। इंसान नहीं तो पॉल्यूशन नहीं, इंसान नहीं तो क्लाइमेट चेंज नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं, ओजोन डिप्लीशन नहीं। यानी इंसानों का ना रहना तो नेचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और कौन जाने कि हमारे थ्रू एआई इसीलिए डेवलप हुआ हो ताकि वो हमें रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये एक नेचर लॉ है। आखिरकार हम भी तो नेचर ही हैं, और हो सकता है कि हमारे ही थ्रू उच्च जीवों का यानी एआई का निर्माण हो रहा हो, क्योंकि कॉन्शियस होने के बाद एआई भी तो लिविंग बीइंग ही होगी। जॉफ्री हिंटन ने एक बार इसी को कोट करते हुए लिखा था, आई कंसोल माई सेल्फ विद द नॉर्मल एक्सक्यूज इफ आई हैडंट डन इट समबडी एल्स वुड हैव। यानी अगर मैं एआई ना बनाता तो कोई और इसे बना लेता, लेकिन आफ्टर ऑल इसका बनना तय था। और इसीलिए साल 2023 में यही सब बताने के लिए जॉफ्री हिंटन ने गूगल से अपनी जॉब छोड़ी। खैर, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, और एआई हमारे लिए डेंजरस है कि नहीं है इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करो सबके साथ। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।